नमस्कार सभी को। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। तो हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और सारा का सारा बेसिक कंप्लीट हो गया। कल हमने एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसी के आगे हम थोड़े से और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और आज उम्मीद है कि हमारा अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम समानुपात की बात करेंगे। तो देखो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 504 है तो संख्या ज्ञात करो। यानी इसमें क्या बोला है, देखो कि तीन संख्या दे रखी है और तीनों का अनुपात क्या दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। और आगे क्या बोला, इनके वर्गों का योग। यानी हमारे पास जो टोटल दे रखा है वो क्या है, इनके वर्गों का योग। अब पहले मेरे को ये बताओ कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ये होता है कि जैसे 2 का स्क्वायर 4, यानी स्क्वायर करना है। तो मेरे को ये बताओ कि पहले ये संख्या सारी क्या है, अनुपात में है। अगर मैं इसको अनुपात हटाऊं तो क्या करूंगा, कल वाली क्लास में आपको याद होगा कि किसी भी संख्या का अगर हम अनुपात हटाते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई चर वैल्यू साथ में मानते हैं। तो मैं यहाँ पे x मान रहा हूं। तो देखो पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई 2x और तीसरी हो गई 3x। तो ये हमारी तीन संख्याएं कंप्लीट हो गई। अब मेरे को ये बताओ कि तीनों संख्या हमारे पास अलग अलग आ गई। पहली संख्या x, दूसरी 2x और तीसरी 3x। अब बात करते हैं कि इनके वर्गों का योग। तो अब ये बताओ कि इन तीनों का वर्ग करते हैं। तो पहले का वर्ग क्या हो गया, x²। दूसरे का वर्ग क्या हो गया, 2x²। 2x²। और तीसरे का वर्ग हो गया 3x²। ये तीनों का वर्ग हो गया। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इनका वर्ग करेंगे, लेकिन ये दे रखा है कि वर्गों का योग। योग का मतलब इनके बीच में क्या है, प्लस है। और इसका मान हमारे पास कितना है, 504 है। यहां तक बताओ कोई समस्या तो बताओ। देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1:2:3 में क्या हमारी संख्याएं हैं और इन संख्याओं का डायरेक्ट योग हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग है। तो सबसे पहले अनुपात को हमने क्या किया, संख्या में चेंज किया। तो उसके लिए हमने इसके मल्टीपल में क्या रखा, x रखा। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई 2x और तीसरी हो गई 3x। अब इनका वर्ग करते हैं। देखो तो x का वर्ग किया, कितना आया, x²। अब 2x है तो 2x का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 4x²। 4x² और बीच में हमारा प्लस है। और आगे संख्या 3, तो 3 3 9x²। और इसका मान क्या है, 504। अब मेरे को ये बताइए टोटल कितने हो गए, 9 और 4 13 और 1 14। तो 14x² का मान कितना हमारे पास, 504। अब यहां से देखो कि हमारे पास 14x² का मान आ गया 504। यहाँ से x² का मान कितना हो जाएगा, x² का मान हो जाएगा 504/14। तो ये आएगा 36 यानी 36। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर x² का मान कितना है, 36 है, तो x का मान कितना हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर x² का मान 36 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आया, 6। तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो हमने देखो शुरू में क्या हुआ कि हम संख्या मान रहे थे। पहली संख्या x है, दूसरी 2x है, तीसरी 3x है। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई x की वैल्यू है 6। तो देखो पहली संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, 6। दूसरी हो जाएगी 6 दूनी 12 और तीसरी हो जाएगी 6 × 3 18। तो बताओ कौन सी ऑप्शन में है, 6 12 और 18 है। तो हमारा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, यानी 6 12 18 हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या तो बताओ। अगर नहीं है तो इसी टाइप से अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। क्या है, 5:6 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 20 घटा दिया जाए, यानी पहली संख्या में से हम क्या घटा रहे हैं, 20 घटा रहे हैं, और दूसरी संख्या में 8 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। ये क्या कर रहा है कि पहले अनुपात दे रहा है, किसका, दो संख्याओं का, 5:6 अनुपात है। अब ये बोल रहा है कि पहली संख्या से हम 20 घटाना है और दूसरी संख्या में हमको 8 जोड़ना है। तो लास्ट में जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 1:2। तो बताओ संख्या क्या होगी। तो देखो आपने छोटी क्लास में क्वेश्चन किया होगा कि उसी हिसाब से हम करते हैं। देखो हमारी संख्या है 5:6। तो अगर मैं इस अनुपात को हटाऊं तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 5x और 6x। अब ये हमारी संख्या हो गई। अब हम इन संख्याओं को जैसा काम में ले वैसे हम ले सकते हैं। तो अब ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हमको करना है कि देखो पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 6x।
मैं इनको अनुपात में ले रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 1:2 आएगा, यानी अनुपात में आएगा। तो लेकिन ये बोल रहा है कि पहली संख्या से 20 घटाना है, तो चलो मैंने इसको 20 घटा दिया, और दूसरी संख्या में 8 जोड़ना है, दूसरी में मैंने 8 जोड़ दिया। तो ये बोल रहा है कि इसका अनुपात लास्ट में 1:2 आएगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि 1:2 का मतलब हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हमने अभी तक वो ही किया है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 संख्या है हमारे पास, दोनों संख्याओं में से पहली संख्या में से 20 घटा रहे हैं, दूसरी में 8 जोड़ रहे हैं, तो इनका अनुपात हो जाता है 1:2, वो हमने लिख दिया। अब देखो छोटी क्लासों में हमने क्या किया था, ऐसी अगर कोई संख्या आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने से क्या होगा, यहाँ से अक्ष का मान निकल के आएगा। तो सबसे पहला समीकरण क्या बनता है, देखो इस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण को, तो 5 दूनी 10x और -10 20 दूनी 40, ये हो गया हमारा 40, और बराबर ये हो जाएगा 6x और +8। बताओ इतना समझ में आया क्या? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब ये बताओ यहाँ से कि ये 10x है और ये 6x है, इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा, देखो अगर कोई भी संख्या बराबर के इस साइड जाती है या उस साइड से आती है तो उसका क्या होता है, निशान चेंज हो जाता है। अगर प्लस की संख्या है तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो ये है 10x, ये 6x इधर क्या है प्लस का, तो इस साइड आके माइनस का 6x, और ये इधर 8 पहले से है, और इधर 40 माइनस का, ये इधर आके प्लस का। तो अब देखो 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4 बच गए। तो 4x बराबर क्या हो गया हमारा 48। अब ये बताओ x का मान कितना आया, 12। x का मान क्या आ गया हमारा 12। अब ये बताओ अगर x का मान 12 आ गया तो हमारी संख्या क्या थी, पहली थी 5x, दूसरी थी 6x। तो बताओ क्या हो गई संख्या, 5 × 12 कितना हो गया 60, और 12 × 6 कितना हो गया 72। तो देखो हमारा डी ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ऐसा कैसा सेम टू सेम, अगर आप इसको करोगे तो आसानी से इसके आंसर आ जाएंगे। इसमें क्या है कि देखो अनुपात वो का वो दे रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहली संख्या में अलग दूसरी में अलग, यानी पहले में क्या कर रहा था वो जोड़ रहा था और दूसरी में घटा रहा था। लेकिन इसमें एकदम सिंपल है कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे? तो वही तरीका है सेम टू सेम, पहले जो अनुपात दे रखा है उसको क्या करेंगे, संख्या में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। अब ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 5-5 जोड़ना है, और ये अनुपात क्या हो जाता है 5:7, यानी 5/7 हो जाता है। बस जल्दी से आपको वज्र गुणा करना है और आंसर बताना है। तो बताओ कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14x + 7 पंजो 35 बराबर ये हो गया 5 × 3 15x + 25। अब देखो ये 15x है, ये 14x है, इस साइड जाके क्या होगा, ये x बचेगा, ये 25 उस साइड जाके माइनस का, तो 35 में से 25 गया 10 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई, और हमारी संख्या क्या थी 2x और 3x। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, 10 दूनी ये हो गया 20 और ये हो गया 30, यानी 20 और 30, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, देखो अगर आप इसको समझोगे तो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु, 6 वर्ष पहले, वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, आज से 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आयु कितनी है 3:5 के अनुपात में है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है कि वर्तमान आयु कितनी है 5:7 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, अनुपात के अलावा रियल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले 6 वर्ष पहले की दे रखा है ना, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो ये ए है और ये बी है। तो बताओ ये है 3 और ये 5, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर ये दे रखा है कि आज यानी वर्तमान, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्तमान, और वर्तमान वैल्यू क्या है हमारी 5:7 है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो बताओ, अगर नहीं है तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि 6 वर्ष पहले और आज की अगर मैं बात करूं तो कितने साल का अंतर है दोनों संख्याओं में।
यानी मैं ये बोलूं कि आज अगर मैं 25 साल का हूं तो 5 साल पहले मैं कितने का हूँ, तो आज वाले में से माइनस करना है। तो और अगर मैं ये बोलूं कि 5 साल पहले मैं अगर 20 साल का था तो आज कितने का हूं, यानी अंतर कितने का हो गया, वही 5 साल का हो गया। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले और वर्तमान, यानी इन दोनों के अंदर जो गैप है वो हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 वर्ष। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? अगर ये समझे तो ये बताओ, ए भी बढ़ रहा है और बी की उम्र भी बढ़ रही है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। तो देखो 5 से 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया 2, और इधर 3 से 5 बढ़ रहा है, कितना 2। यानी अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो वृद्धि हो रही है उम्र में वो कितने की हो रही है, 2 यूनिट की हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 यूनिट नहीं, यहाँ पे 6 यूनिट की हो रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि इस 2 का मान कितना है, 6 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3। बस ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा कि हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम वर्तमान निकालेंगे, और अगर 6 साल पहले की पूछ रहा है तो पहले की। अब मेरे को ये बताओ इसमें वर्तमान कौन सी है, 5 और 7। तो देखो 1 यूनिट का मान अगर 3 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15, और 7 यूनिट का मान 7 थी 21, यानी 15 और 21, यानी 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलता कि 6 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो 6 वर्ष पहले का मतलब 3 और 5, तो कितनी हो जाती, 3 थी 9 और 5 थी 15। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ओनली जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी लैंग्वेज के आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया है, और बस वही आपको करना है, ज़्यादा वो इंटरफेयर वाली बात इसमें है नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम वो का हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु 4:5 है के अनुपात में थी। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या था, अंतर यह था कि इसमें वर्तमान का कोई सिस्टम नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है कि 7 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। इस क्वेश्चन को आप समझोगे आसानी से। देखो ये मान लो एक लाइन है, और ये लाइन है वर्तमान उम्र की, क्या है, वर्तमान की। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि 7 वर्ष मैं पहले की बात कर रहा हूँ, यानी मैं इधर पीछे जाऊंगा, और कितना पीछे जाऊंगा, 7, यानी मैं अगर इसमें 7 जोड़ूंगा तब जाके यहाँ तक मैं पहुंचूंगा। अब अगर मैं बात करूं कि आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी मैं वर्तमान से आगे बढ़ूंगा, कितना, 5 साल, कितना आगे जाऊंगा, ये गैप कितने का हो जाएगा, 5 साल का। कितने का हो जाएगा, 5 साल का। तो ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ मेरे को कि अगर वर्तमान की आयु दे रखी हो और ये पूछे कि 7 साल पहले और 5 साल बाद, तो वर्तमान बीच में, इधर तो है 7 साल पहले, इधर है 5 साल बाद। तो अगर मैं टोटल गैप की बात करूं तो वो गैप कितने का हो जाएगा, 7 वाली ये और 5 ये, 7 और 5 देखो ये टोटल कितना हो गया गैप, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये 12 हो गया। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकोगे। देखो कैसे करना है इसको। देखना जरा, क्वेश्चन में दे रखा 7 साल पहले, तो मैं बात करता हूँ -7, यानी 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और ये पहला कैंडिडेट ए है, दूसरा बी है। तो इनकी आयु क्या है, 4:5 के अनुपात में। फिर ये बोल रहा है 5 साल बाद, तो मैं +5 कर रहा हूँ, और ये है अनुपात 7:8 है कि नहीं है, बताओ है। और ये क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान यानी जो बीच वाला स्टेज है वो ज्ञात करना है। अब मेरे को ये बताओ इनका अंतर कितना है। अगर मैं यहाँ से अंतर देख रहा हूँ तो शायद आपको भी दिख रहा है कि 5 से 8 तक कितने का अंतर है, 3 का, और इधर भी 4 से 7 कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यानी क्वेश्चन में हमारे पास जो अंतर निकल के आया वो आया 3 यूनिट का। लेकिन अगर एक्चुअल में इनका डिफरेंस देखिए कि -7 से लेके +5 तक, तो ये कितने का हो जाएगा, 12 यूनिट का। कितने का, 12 यूनिट का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस 3 का मान कितना हमारे पास 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी 4 आ जाएगा। बस ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, अगर ये पूछता कि 7 वर्ष पहले, तो पहले क्या थी 4 और 5, तो इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20, यानी ये वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास, ये आ जाती 16 और 20। आती कि नहीं आती बताओ,
और अगर ये बोलता कि 5 साल बाद में उम्र क्या होगी, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते 7 और 8 को, तो देखो 7 चौक 28 और 8 चौक 32। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। लेकिन ये ना ही तो 7 वर्ष पहले की पूछ रहा है और ना ही 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है। इसमें पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हमारे पास वर्तमान आयु निकालने के 2 ऑप्शन है। देखो वर्तमान की स्टेज है यहाँ पे बीच में, है कि नहीं है बताओ, है ना। तो अगर बीच की स्टेज निकालनी है तो या तो इस वैल्यू में जो निकल के आई है इसमें 7 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। या हमारे पास जो ये वैल्यू है इसमें से 5 माइनस करना है, तो हमारे पास वो स्टेज आ जाएगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 16 और 20 में क्या ऐड करना है, 7 ऐड करना है, या फिर 28 और 32 में क्या करना है, 5 कम करना है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करोगे। तो मेरे को ये बताओ कि 16 में 7 ऐड करूंगा मैं तो कितना आएगा बताओ, 23 आएगा कि नहीं आएगा। कितना आया, 23 आया। और फिर 20 में 7 ऐड करूंगा तो कितना आया, 20 से 7 27। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये का ये आंसर यहाँ पे आएगा कि 28 है, तो 28 में मैं अगर 5 कम करूंगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 32 में अगर मैं 5 कम करूंगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यानी 23 और 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 12 वर्ष पहले 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और तीनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 54 है, यानी 54 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 4:5:6 है, तो ए बी सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि हमारे पास कैंडिडेट कौन कौन है। एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। और इसकी दे क्या रखी है, इसमें दे रखी है कि वर्तमान आयु, वर्तमान यानी मैं प्रेजेंट से यानी पी से इंडिकेट कर रहा हूं इसको। तो ये है 4, 5 और 6। अब मेरे को ये बताओ इनका टोटल कितना हो गया, 6 4 10 और 5 15। अब देखो क्वेश्चन में जो हमारे पास योग निकल के आया 54, वो 54 योग किसका है। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये 54 योग है कि 12 वर्ष पहले, यानी 12 वर्ष अगर मैं पहले जाता तब उनका टोटल कितना होता, 54 होता। लेकिन ये वर्तमान का योग नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि ए है वो भी 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए की उम्र, बी की 12 वर्ष पहले और सी की 12 वर्ष पहले। इन तीनों का योग करके कितना आया है, 54 आया है। तो अगर एक बंदा है ए, वो 12 साल और बढ़ जाएगा और बी भी 12 साल बड़ा हो जाएगा, सी भी बड़ा हो जाएगा, तो टोटल इनका योग कितना बढ़ जाएगा, तो 12 12 12 यानी कितना बढ़ जाएगा, 36 बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। यानी ए की उम्र 12 साल पहले मान के चलो कि 20 थी, तो आज कितनी हो जाएगी, तो 32 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार बी भी बड़ा हो रहा है, सी भी हो रहा है, तो तीनों का जो योग है वो कितना निकल के आएगा, 36। तो उस टाइम अगर योग 54 था और अब 36 और बढ़ गया, तो आज जो प्रेजेंट टाइम में योग है वो कितना हो जाएगा, तो 54 में 36 ऐड करना है हमको। क्या करना है, 54 में 36 ऐड करना है। देखो 6 4 10 और 5 8 1 9, यानी 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 आ गई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ गई इसका मतलब आपको आसानी से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो 15 और 90 कितने का अंतर है, 6 का, 6 का है। तो अब ये बताओ सभी को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर यहाँ से अपना क्या निकल के आएगा, 6 गुणा 4 कितना हो गया, 24, और 6 पंजे 30 और 6 गुणा 6 36। तो देखो 24 30 और 36, 24 30 और 36 यानी 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहे हैं आसानी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, कि 7 वर्ष पहले आयु का अंतर कितना था, 18 था। यदि उनकी वर्तमान आयु है वो 3:5 के अनुपात में है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी। अब पहले मेरे को ये बताओ कि ए तथा बी है, उनके 7 वर्ष पहले आयु का अंतर 18 है। आज की बात नहीं कर रहा है ये बात कर रहा है 7 वर्ष पहले की। इसकी बात कर रहा है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मान के चलो आप और आपका भाई हो, 2 बंदे हो ना। अगर आज से 10 साल पहले आप दोनों की आयु के बीच में 2 साल का अंतर है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। अगर आपके और आपके भाई के जो आयु है उनके बीच में 2 साल का अंतर है आज से 20 साल पहले, तो आज वो अंतर कितने का होगा, तो आप बोलोगे कि आज ही वो 2 साल का ही रहेगा। अगर आपका भाई 20 साल पहले आपसे 2 वर्ष छोटा था, तो आज भी वो 2 वर्ष छोटा ही रहेगा, और आने वाले 20 साल बाद में वो आपसे कितना, 2 वर्ष छोटा ही रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो ये बोला ए तथा बी के 7 वर्ष पहले आयु का अंतर 18 था, और वर्तमान में क्या है,
ये ए है और ये बी है, तो इनका 3:5 है। अब देखो वर्तमान में अंतर कितना है, 3 से 5 यानी 2 साल का, यानी 2 साल का अंतर है आज, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले अंतर क्या था, 18 था। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको कि अगर 7 वर्ष पहले अंतर 18 था तो आज भी वो सेम टू सेम वही रहेगा, 18 ही अंतर रहेगा। तो यहाँ से 2 यूनिट का मान क्या मैं 18 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9। ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो अभी बताओ, जब 1 यूनिट का मान 9 है तो यहाँ से 3 और 5 यूनिट का मान हमको निकालना है। तो इस 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 3 27, और इस 5 का कितना हो जाएगा, 9 5 45। लेकिन ये बोल रहा है कि वर्तमान की मेरे को नहीं चाहिए, वर्तमान की अगले को पता है पहले से। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। आज की बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद। तो आज के हमारे पास 27 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 27 में क्या जोड़ना है हमको, 4 जोड़ना है, तो कितनी आई 31। और 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 49। कितनी आई 49, यानी हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता है और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हो, इसका मतलब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आय और खर्चे के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल आते रहते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ए तथा बी की आय दे रखी है, आय समझ रहे हो आप, इनकम कितनी है, मैं यहाँ पे बात करूं ए और बी की, तो ये है आय, क्या दे रखी है, आय दे रखी है, कितनी है 5:3 दे रखी है। और उनका खर्चा दे रखा है, क्या दे रखा है, खर्चा, वो कितना दे रखा है 9:5। और ये बोल रहा है कि ए तथा बी क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये खर्च कर रहे हैं, नहीं बचत कर रहे हैं। तो बताओ इनकी मासिक आय क्या होगी। पहले तो मेरे को ये बताओ कि खर्चा और बचत वो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं इनकम यानी आय पे डिपेंड करते हैं। यानी हमको अगर निकालना हो, मान के चलो कि खर्चा निकालना हो, क्या निकालना हो, खर्चा, तो खर्चा कैसे निकलेगा। तो मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास जो आय है कितनी है, मान लो कुछ भी आय है आपके पास 100 रुपये है, उसमें से आप अगर 30 रुपये बचा रहे हो यानी बचत कर रहे हो 30 की, तो अगर मैं 100 में से 30 घटा दूं तो जो 70 निकल के आएगा वो आपका खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। यानी मैं टोटल आय में से अगर बचत को कम कर दूं तो वो हमारे पास 2 निकल के आएगी, वैल्यू क्या आएगी, खर्चे की आएगी। उसी प्रकार अगर आपके पास मान लो 500 रुपये हैं और आपने 150 रुपये का खर्चा कर दिया, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी निकल के आएगी, बचत की निकल के आएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो टोटल आय है उसमें से अगर मैं बचत को माइनस करूं, क्या करूं, बचत को माइनस करूं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, खर्चा निकल के आएगा। अगर मैं आय में से खर्चे को माइनस करूं तो बचत निकल के आएगी, यानी करना हमको माइनस है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो आसानी से एक एक कंसेप्ट समझेंगे। अब मैं सबसे पहले ये लिख सकता हूं क्या कि ए और बी है, उसकी आय दे रखी है मेरे को 5:3, क्या दे रखी है, ए है और बी है, उसकी हमको आय है 5:3। अगर मैं इस आय को अगर मैं वैल्यू में चेंज करूं तो कितनी हो जाएगी, 5x और 3x। ये हमारे पास क्या आ गई, ए की आय कितनी है 5x और बी की आय क्या है 3x। अगर मैं इन दोनों में से और क्या कर दूं, इनकी बचत घटा दूं, क्या घटा दूं, बचत, तो मेरे पास क्या खर्चे का अनुपात आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 5x/3x, ये हमारे पास आय है। और इस आय में से ए का बचत क्या है 1300 रुपये, तो मैं 1300 कम कर रहा हूं। और बी की क्या है बचत 900 रुपये, तो मैं 900। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि अगर टोटल आय में से अगर बचत को घटा रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या निकल के आएगा, खर्चा निकल के आएगा। उस खर्चे का अनुपात कितना है 9:5 या 9/5। तो यहाँ से आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा ये हमने पिछली स्लाइड में सीख चुके हैं हम कि 5x - 1300/3x - 900 बराबर 9/5। तो यहाँ से हमको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, बस एकदम इजी क्वेश्चन है। और यही हमको ज्ञात करना है, दोनों की मासिक आय ज्ञात करो, यानी 5x और 3x की वैल्यू ज्ञात करनी। तो उम्मीद है आप ये कर लोगे। अगर नहीं कर सकते देखो कैसे करेंगे।
इसको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करना है, देखो समझो इसको। देखो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25x, और 13 गुणा 5 6500, 6500। और आगे क्या है, बराबर है। आगे देखा है 9 × 27x, और 9 गुणा 9 कितना हो गया, 8100, 8100। देख लेना आप, है ना। अब मेरे को ये बताओ कि ये 25x है और ये 27x है, तो ये आपस में चेंज होके क्या होंगे बताओ, ये 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और ये बताओ 6500 और 8100, तो ये एक माइनस का है एक प्लस का है, तो कितने बचेंगे ये, यहाँ पे देखो 8100 और ये 6500, इनका अंतर कितना हो जाएगा बताओ। इसका अंतर हो जाएगा 0 0 और 6, और ये कितना हो जाएगा, एक बचाएगा 1600। कितना आ गया, 1600। तो यहाँ से देखो अक्स का मान कितना आ गया, 800 आया कि नहीं आया बताओ, 800 आ गया। तो अब देखो अक्स का मान अगर हमारे पास 800 है, तो हमको क्या निकालना है, 5x और 3x की वैल्यू। तो 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 2400। अब देखो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा ऐसे, यानी 4000 और 2400 हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी की आय हो जाएगी। तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर देखो फटाफट हम रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये देखा कि ए और बी की क्या दे रखी है, आय दे रखी है। फिर ये देखना है कि हमको दूसरा जो अनुपात है वो किस चीज का है, तो वो है खर्चे का। तो हम इस खर्चे को रखते हैं साइड में। आगे क्या दे रखा है कि ए और बी है, दोनों की मासिक बचत है कितनी, 1300 रुपये और 900 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ कि आय में से अगर मैं बचत को घटा दूं तो क्या बचेगा, खर्चा बचेगा। तो मैंने वही कंसेप्ट काम में लिया है कि आय मान ली 5x और 3x, उसमें से 1300 900 मैंने कम कर दिया, तो 9/5 क्या बचा हमारे पास, खर्चा। उसी को मैंने सोल्व किया, सोल्व करके x का मान निकाला, और x का मान निकालते हमारे पास क्या आ गई, आय निकल के आ गई ए और बी की। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्क्रमानुपात पे। किस पे है, व्युत्क्रमानुपात पे। अब मेरे को ये बताओ, समानुपात व्युत्क्रमानुपात ये अलग अलग राशि है। देखो समानुपात क्या होता है कि a मान लो बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ b भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर a घट रहा है, मान लो a की कोई भी वैल्यू है वो घट रही है, तो b की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। ये तो हो जाएगा समानुपात में, यानी जो अनुपात में a बढ़ रहा है घट रहा है, उसी के अंदर b भी घटेगा और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, किसका, व्युत्क्रमानुपात का। इसमें क्या होता है, अगर a की वैल्यू बढ़ रही है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर a की वैल्यू कम हो रही है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी उल्टा चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिखेंगे a समानुपात b, और अगर इसको कैसे लिखेंगे, a समानुपात 1/b। बस इतना सा अंतर है, यानी a की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू घटेगी, b की वैल्यू अगर घटेगी तो a की वैल्यू बढ़ेगी, यानी उल्टा चलता है इसमें। ये होता है व्युत्क्रमानुपात। क्या हो जाएगा ये, व्युत्क्रमानुपात। अब यहाँ से एक चीज और सीखो आप, यहाँ से एक चीज ये सीखने को मिलेगी आपको कि मान के चलो मैं यहाँ से समानुपात है, a समानुपात 1/b है। अगर मैं इसका ये समानुपात हटाऊंगा तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, a अगर मैं बराबर की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट राशि आएगी, मान लो k मान लिया, k और b आ गया, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, a बराबर यह आ जाएगा k और नीचे b है। तो मैं यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, a × b, यानी ab हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, एक संख्या दे रखी है x। क्या संख्या है, x दे रखी है, और ये बोल रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, y² - 1 की। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1/(y² - 1)। बताओ ये बात सही है गलत है। अगर ये बात सही है तो यहाँ से समानुपात का निशान है वो हटाएंगे हम, और क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, देखो x बराबर कांस्टेंट राशि और y² - 1। सही है कि गलत है बताओ, सही है। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा x और गुणा में y²
-1। ठीक है, अब जैसे जैसे हम वैल्यू रखेंगे कि मान लो यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूं तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ भी y2 आ जाएगा। यानी जैसे जैसे अनुपात बढ़ेगा, यानी x की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी हिसाब से y की वैल्यू में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन ऑपोजिट आएगा, लेकिन आएगा वो समान अनुपात में। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि k है वो x मर y है। तो उसी प्रकार अगर आप देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो पहले। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y बराबर क्या हो 10 हो, यानी हमारे पास ये समीकरण आ गया, इसमें k का मान कितना है x कोष्ठक में y² - 1, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि अगर y बराबर क्या हो 10 हो, यानी y की जगह कितना रखना है 10 रखना है, 10 का स्क्वायर -1। y बराबर 10 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इसके बराबर में क्या है k है। अब ये बोल रहा है यदि y बराबर 5 हो, तो देखो यही समीकरण रहेगा सेम टू सेम, क्या x y² - 1। तो ये बोल रहा है कि अगर y बराबर 5 हो, यानी 5 का स्क्वायर -1, तो x का मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसके बराबर में भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बराबर में भी हम कांस्टेंट वैल्यू मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो देखो दोनों के बराबर अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो इन दोनों समीकरण को भी मैं बराबर रख सकता हूं। तो अब देखो यहां से क्या निकालना है हमको, x की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आएगी देखो 24 इंटू ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 में से एक गया 99, और यहां से क्या आ गया x, और 5 का स्क्वायर 25 में से एक कम करूंगा कितना आया 24। अब देखो इस 24 से ये 24 कैंसिल, और x का मान क्या आ गया यहाँ से 99, और ये हमको आंसर निकालना था, यानी x की वैल्यू हमको निकालनी थी। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसमें वो किया कि आपको व्युत्क्रमानुपात और समानुपात समझना जरूरी है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है 1/n में संख्या, और इसको जो सिंबल है समानुपात का उसको हटाने के लिए, बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने k मान ली, तो k के अंदर क्या परिवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो x का मान 1 रखो तो y के मान में परिवर्तन होगा, y का मान 2 रखो तो x के मान में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कांस्टेंट वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। तो ये पूरा समीकरण आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास सारी वैल्यू थी, x1 की थी, y1 की थी, और वहां पे y2 की थी या x2 की थी। हमको एक वैल्यू निकालनी है तो वो हमने निकाल ली। नेक्स्ट देखो, अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, यानी इसमें क्या दे रखा है देखो, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी क्या बोल रहा है कि एक साइड में उसका मूल्य है, क्या है मूल्य, और वे समानुपाती है किसके, उसके वर्ग के, यानी उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसका भार है, भार यानी वजन होता है, उसके वर्ग के समानुपाती है। तो ये बोल रहा है कि हीरा गिरकर टूट गया, कितने अनुपात में 2:3:4 में टूट गया। अब ये बोल रहा है कि टूट गया, यदि टूटे हुए हीरे को बेचने पे क्या मिल रहा है हमको 1,04,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो बताओ सलामत हीरे का मूल्य क्या होगा। यानी इसमें देखो समस्या क्या हो रही है, ये बोल रहा है कि मूल्य दे रखा है और मूल्य का मान क्या है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि हीरा गिर के टूट गया, और टूटा भी कितने में 2:3:4 के अनुपात में टूटा है। अब टूटने के बाद में अगर हम हीरे को बेचेंगे तो उसके वजन में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो उसकी वजह से ये बोल रहा है कि ये 1,04,000 रुपये कम में प्राप्त होता है। कितने में 1,04,000 रुपये कम प्राप्त होता है। तो सलामत हीरे का मूल्य ज्ञात करना है। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये वैल्यू क्या हमारे पास अनुपात में है। अगर इसको मैं अनुपात से हटाऊं तो क्या करूंगा 2x 3x और 4x, और टोटल हमारे पास कितना हो गया इनका देखो 2 4 3 7 और 2 9x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 9x है ये तो है टोटल मान किसका, सलामत हीरे का, यानी जो उसका वजन था या जो उसका भी किस अनुपात में टूटा है। तो ये टोटल का मान हमारे पास है 9x, ठीक है, ये मान लिया। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये है टूटे हुए टुकड़े, एक 2x में टूट रहा है, एक 3x में और एक 4x में। तो अब देखो इसको ही सोल्व करना है और हमारा आंसर यहाँ से निकल के आएगा।
अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं सलामत हीरे की बात करूं नो एक्स की, तो ये क्या बोल रहा है, देखो मूल्य है भार के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से देखो भार कितना है, 9x है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 9x का स्क्वायर। तो 9 गुणा 9 81 और x गुणा x स्क्वायर। तो ये तो आ गया सलामत का, तो इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो उसके टुकड़े हैं उनका क्या होगा मूल्य। तो देखो पहले का भार है 2x, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 का 3 तिया 9x स्क्वायर और 4 गुणा 4 चौक 16x स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब देखो 16 और 9 कितना होता है, 16 10 26 यानी 25 और 25 से 4 29 हो गया ना। तो ये हो गया देखो 29x स्क्वायर, यानी ये है इसका टूटे हुए टुकड़ों का मूल्य। अब आपको दिख रहा होगा कि सलामत हीरे और टूटे हुए टुकड़ों के हीरो का जो अंतर है वो हमारे पास कितना, 1,04,000 रुपये। देखो यहां से समझने की कोशिश करो आप कि ये बोल रहा है कि हीरा टूटने के बाद बेचने पे इतने रुपए कम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जो सलामत हीरा है उसका जो हमारे पास मूल्य प्राप्त हो रहा था उसमें से अगर हम टूटे हुए टुकड़े घटाएंगे तो किस अंतर कितना आएगा, 1,04,000 का। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 81x स्क्वायर माइनस, यानी सलामत हीरे के मूल्य में से अगर मैं ये घटा दूं 29x स्क्वायर का मान अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, 1 0 4 और 1 2 और 3 0। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो 81x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, तो ये कितना आंसर हो गया, ये हो गया 52x स्क्वायर। कितना हो गया, 52x स्क्वायर। और इसका मान कितना है, 1 2 और 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है x का मान। तो देखो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 52 का मैं इसमें भाग दूंगा तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, यहाँ से 2000, यानी 52 का डबल कितना होता है, 104। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना हो गया, 2000। अब हमको देखो निकालना क्या है, हमको यहाँ से निकालना है x का मान, या फिर हमको डायरेक्ट बात करें हम तो सलामत हीरे का मूल्य निकालना है। और सलामत हीरे का मूल्य कितना है, 81x स्क्वायर, और हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो देखो 81 इंटू 2000, तो ये कितना होगा, 2 एकम 2 8 दूनी 16 और ये 3 0, यानी 1,62,000। और 1,62,000 हमारा क्या है, ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर है। तो अब देखो आज हमने कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो कि अलग अलग कंसेप्ट पे आधारित थे। तो आज हमारा लगभग अनुपात कंप्लीट हो चुका है। अब कल हमारी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। यानी समानुपात क्या होता है, अनुपात से बस थोड़ा सा रिलेटेड जरूर है लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें दो अनुपातों का आपस में कोई ना कोई रिलेटिव संबंध होता है। उस संबंध के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।